कविता भारत भारती। हमने इसके तीनों पार्ट कर लिए, वर्तमान खंड, अतीत खंड और भविष्य खंड। अब इसके अंदर इसकी भाषा किस प्रकार की, इसका शिल्प कैसा है, कविता का शिल्प कैसा है। पहला, भारत भारती की भाषा खड़ी बोली है। सबसे पहले तो इसकी रचना हुई है वो खड़ी बोली में हुई है। इस रचना के लेखन काल में भारतेंदु युगीन भाषाई द्वैत समाप्त हो चुका था। मतलब जो भारतेंदु युग में भाषा का द्वैत मतलब दो प्रकार की भाषाएं चल रही थी ना, वो यहाँ तक आते आते खत्म हो चुकी थी और खड़ी बोली एकमात्र साहित्यिक भाषा बन चुकी थी। मतलब हर साहित्य, जो भी साहित्य है वो खड़ी बोली में ही लिखा जा रहा था। कोई भी भाषा अपने साहित्यिक जीवन के आरंभिक दौर में सामान्यतः कुछ खुरदरी व सुस्त होती है। जब कोई भी भाषा, कोई भी चीज़ शुरू होती है तो वो उतनी फ्लुएंट नहीं होती। कोई भी भाषा जब शुरू होती है तो वो फ्लुएंट नहीं होती, उतनी तेज़ी से नहीं चलती जब वो स्थापित होने के बाद जैसी होती है, क्योंकि उसे काव्य भाषा से काव्यात्मक भाषा बनने में काफ़ी समय लगता है। उसे काव्य भाषा से काव्यात्मक भाषा बनने में काफ़ी टाइम लग जाता है। इस समय की खड़ी बोली कुछ कर्कश, सपाट व स्थूल सी थी। कोई कर्कश मतलब होता है ना, किसी की बात सीधा डायरेक्ट चुभती है। खड़ी बोली में कुछ ऐसे ही वर्ड है जो डायरेक्ट किसी को चुभ सकते, किसी को मतलब किसी को बुरा लग सकता है, वो होती है कर्कश भाषा। जैसे हरियाणवी भाषा, सीधा कोई बोलेगा तो ऐसा लगेगा कि वो पत्थर मार रहा है। और उस समय वो थोड़ी सपाट और स्थूल सी, मतलब थोड़ी अजीब सी लगती थी। और यही भारत भारती में भी दिखता है, क्योंकि स्टार्टिंग में थी इस समय कविता गद्य से भी टकरा रही थी और नव जागरण व आधुनिकता के विषयों से जुड़ने के कारण चिंतन प्रधान रूप धारण कर रही थी। अब जो कविताएं हैं उसके अंदर चिंतन का गुण आ चुका था। मतलब कविता पढ़ के लोग चिंता करते, मतलब उसके बारे में सोचते थे। जब कविता पढ़ते थे उसके बारे में सोचा करते थे, क्योंकि उसमें कवि कहना क्या चाहता है। भाषा की सपाटता, गद्य से प्रतिस्पर्धा तथा चिंतन क्षेत्र की महत्व वृद्धि जैसे कारणों से मिलकर भारत भारती की शैली इतिवृत्तात्मक, अभिधात्मक और गद्यात्मक बना दी। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में इस तत्व को रेखांकित किया है। गुप्त जी की कविताओं के भीतर तीन अवस्थाएं लक्षित होती हैं। तीन अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? पहली जो अवस्था है वो भाषा की सफाई की है। मतलब उसमें जो भाषा है वो साफ नहीं है, जिसमें खड़ी बोली के पद्यों के मशूण बंध, मशूण मतलब होता है कोमल बंद जो इस्तेमाल किए हैं वो हैं, इसकी रचना हमारे सामने आती है। भारत भारती इस अवस्था की रचना का उदाहरण है। ये रचनाएं काव्य प्रेमियों को कुछ गद्यवत, रूखी व इतिवृत्तात्मक लगती है। इतिवृत्तात्मक का मतलब क्या होता है? जरूरत से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है, उसके अंदर ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें डाली हैं। इनमें सरस व कोमल पदावली की कमी भी खटकती है। बात यह है कि ये खड़ी बोली के परिमार्जन का काल था। मतलब खड़ी बोली उस समय विकसित हो रही थी, पूरी तरह से विकसित हुई नहीं थी। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर, भारत भारती की भाषा में प्राय तत्सम शब्दावली की ओर रुझान दिखता है। तत्सम कौन सी? जो देव भाषा संस्कृत है उसको तत्सम बोलते हैं। संस्कृत के जो शब्द होते हैं वो तत्सम के शब्द होते हैं। और सुरलोक में भी सुर। उर्दू व फारसी की शब्दावली से प्राय परहेज किया गया है। इसमें उर्दू और फारसी की शब्दावली को इस्तेमाल नहीं किया, जबकि अंग्रेजी के शब्दों का पर्याप्त मात्रा में प्रयोग दिखता है, विशेषतः भविष्य खंड में। मतलब भविष्य खंड जब लिखा गया इसके अंदर ज़्यादातर अंग्रेजी भाषा के शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जैसे यूरोपियन हिस्ट्री, मेड इन इंडिया, ये इंग्लिश के वर्ड्स हैं, ठीक है, इनका ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। फिर कहते हैं गुप्त जी की भाषा हमेशा अभिधात्मक और गद्यात्मक नहीं रही। जब छायावाद का दौर आरंभ हो गया तो गुप्त जी भी परिगीतात्मक रचनाओं की ओर झुके। विशेष रूप से साकेत, यशोधरा, झंकार जैसी रचनाओं में शैली दिखती है। गीतात्मक मतलब गीत के रूप में उनको लिखा गया है, जिसमें लाक्षणिकता, कोमलता और प्रगीतात्मकता झलकती है। जैसे उदाहरण भी दे रखा है, अच्छी आंख मिचोनी खेली, बार बार तुम छिपी और मैं खोजूं तुम्हें अकेली, सजनी रोता है मेरा गान, प्रिय तक नहीं पहुंच पाती उसकी कोई तान। तो इस प्रकार की भाषा उन्होंने इस्तेमाल की है। अब इसका काव्य रूप कैसा है? भारत भारती का काव्य रूप क्या है? ये प्रबंध नहीं है, क्योंकि कथा का विधान नहीं है। तब भी क्षीण अर्थ में प्रबंधात्मकता मिलती है, क्योंकि अतीत, वर्तमान, भविष्य खंडों की काल क्रमिकता के कारण रचना में क्रमबद्धता उपस्थित है। मतलब इसमें एक सीक्वेंस है, अतीत से पास्ट से प्रेजेंट, प्रेजेंट से फ्यूचर, एक सीक्वेंस है इसके अंदर। तो इसीलिए इसके अंदर प्रबंधात्मकता के गुण आ चुके हैं। आचार्य शुक्ल ने गुप्त जी की सभी रचनाओं की चर्चा की, किंतु प्रबंध काव्यों की सूची में भारत भारती को शामिल नहीं किया। इसमें मुक्तक भी नहीं कह सकते। मुक्तक क्या होते हैं? जो कोई भी दो लाइनें लिख दी, कुछ भी लिख दिया, वो बिल्कुल उनका डिफरेंट मीनिंग हो। ऐसी कोई लाइन नहीं जिसका बिल्कुल मतलब पूरी कथा के हिसाब से चलती है। ये पूरे स्टोरी से हमें उसे रिलेट करना पड़ता है। कोई मुक्तक का मतलब क्या होता है? कोई दो लाइनें लिखी, उसका बिल्कुल ही डिफरेंट अर्थ है, किसी से उसका कोई लेना देना नहीं है, वो होते हैं मुक्तक। तो ये मुक्तक भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसका आकारगत विस्तार व अंतर्निहित संबद्धता मुक्तक के लक्षण नहीं है। रचना प्रभाव की दृष्टि से महाकाव्यात्मक है, किंतु संरचना की दृष्टि से मुक्तकों का समुच्चय ही है। मुक्तकों का मतलब
इकट्ठा, बहुत सारे मुक्तक को इकट्ठा करके रख दिया जो आपस में रिलेटेड है। ये मुक्तक एक क्रमिकता में है, पर तब भी रचना को मुक्तक के नज़दीक ही मानना उचित है। समानता इसके काव्य रूप में संबंध में उद्बोधन काव्य शब्द प्रचलित हो गया है, क्योंकि ये हाल ही में मुसद्दस की शैली पर रचा गया है। अब इसके अंदर छंद योजना कैसी है, इसमें तुक का अत्यधिक आग्रह दिखता है, मतलब कोई भी लाइन है उसमें तुकबंदी की गई है, ठीक है। गुप्त जी ने खुद ही अपनी कविताओं को कहीं कहीं तुकबंदी कहा है। हरि गीतिका आदि प्रिय छंदों का प्रयोग पर्याप्त मात्रा के अंदर इसके अंदर किया गया है। अब इसके अंदर अलंकार, बिंब और प्रतीक किस प्रकार के हैं। अभिधात्मक व सपाट शैली के कारण काव्य में शोभा कारक धर्मों का प्रयोग कम हुआ है। अलंकारों, बिंबों व प्रतीकों के प्रति कोई विशेष मोह नजर नहीं आता। ज़्यादा अलंकार, बिंब मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के रूप में देखना। बिंब मतलब अपनी खुद की परछाई होती है, जब हम मिरर में देखते हैं तो अपना खुद का बिंब देखते हैं, ठीक है। तो वो बिंबात्मकता इसके अंदर नहीं है, ठीक है, कम है। और प्रतीक भी बहुत कम लिए गए हैं। यह ज़रूर है कि अतीत की महानता का वर्तमान की दुर्दशा में गहरा कंट्रास्ट दिखाने के लिए अतिशयोक्ति जैसे अलंकार अपने आप ही आ गए हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ किसी घटना या तथ्य का वर्णन होता है वह बिंब की संभावना बनी रहती है। जैसे कितना रक्त पानी सा बहा, रक्त को पानी की तरह बहाया, ठीक है, तो रक्त को पानी के रूप में दर्शाया गया, तो ये उसका बिंब लिया गया है। इसके बावजूद अलंकार, बिंब या प्रतीक की दृष्टि से कविता किसी विशेष योग्यता का परिचय नहीं देती। अब यह कविता इतनी सफल क्यों हुई, रीजन क्या है। यद्यपि काव्य की विशिष्ट पदावली, रचनात्मक चित्रण, वाक वैचित्र्य इत्यादि का विधान इसमें नहीं था, पर बीच में मार्मिक तथ्यों का समावेश बहुत साफ तौर पर और सीधी सादी भाषा में होने से यह पुस्तक स्वदेश की ममता से पूर्ण नवयुवकों को बहुत प्रिय हुई। मतलब जितने भी नौजवान उस समय स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे उन्हें ये बहुत अच्छी लगी। वह प्रस्तुत विषय को काव्य का पूर्ण रूप स्वरूप ना दे सकने पर भी इसने हिंदी कविता के लिए खड़ी बोली की उपयुक्तता अच्छी तरह सिद्ध कर दी। इस कविता से सिद्ध हो गया कि कविता के लिए खड़ी बोली सही है, ठीक है। और ये किसने कहा है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, ठीक है। मेन क्वेश्चन तो यही बनता है कि ये कविता इतनी सफल क्यों हुई है, ये किसने एक्सप्लेन किया, तो ये रामचंद्र शुक्ल ने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो ये कविता भारती तो हो गई। नेक्स्ट कविता है साकेत।